नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे पीजीटी के सिलेबस के बारे में। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि सिलेबस के बारे में जानना क्यों इतना जरूरी है और आज मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, इसको जानने से पहले हम आपसे एक बार आपको रिमाइंड करवा दें। आज तारीख है 7 जनवरी और मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली हैं 11 जनवरी मंडे से। जो भी स्टूडेंट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना संपर्क के लिए आपको मोबाइल नंबर फोन दिया था 8573 950 454। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8573 950 454 पर, अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और मेरा एड्रेस भी जान लीजिए। मेरा एड्रेस है रामजीपुरम, बस्तेपुर, रायबरेली। बस अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपको पीजीटी से पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी की तैयारी करनी है तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए और अपनी पढ़ाई को सीरियस होकर स्टार्ट कीजिए। चलिए आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस हम पहली बात तो ये है, ये जान लीजिए, हम सिलेबस के बारे में या कोई भी एग्जाम होता है उसमें सिलेबस की चर्चा क्यों की जाती है। जैसे होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप मान लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, एसएसटी लेते हैं, फिर एसएसटी को डिवाइड करते हैं, कहते हैं एसएसटी, या इसको कभी कभी हम जीएस कह देते हैं। इसका सिलेबस काफी ब्रॉड, लोग कहते हैं काफी ब्रॉड है, इसमें आता है पॉलिटी भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, हिस्ट्री भी आ जाती है और ज्योग्राफी भी आ जाती है और भी कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, अब अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, देख लीजिए, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की सिर्फ बात करें तो पॉलिटिकल साइंस भी अपने आप में एक अथाह समुद्र के बराबर है। अगर इसकी हम चर्चा करें पॉलिटिकल साइंस की, तो आज अगर हम लगातार पढ़ना शुरू करें और 24 घंटे पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में भी हम पूरे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ पाएंगे, है ना। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी अपने आप में अथाह समुद्र के बराबर है, जिसकी ना तो हम गहराई नाप सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ना गहराई नाप सकते हैं और ना इसकी हम लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। बस हम अप्रॉक्स बता सकते हैं, हाँ ये सिलेबस क्या करता है, इस पॉलिटिकल साइंस या कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसको सीमित कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर ये समुद्र है तो ये सिलेबस क्या करता है, उसे तालाब में बदल देता है। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस को समुद्र कहें तो सिलेबस क्या हो जाता है, तालाब हो जाता है। यानी अब हम इसकी गहराई भी नाप सकते हैं, लंबाई भी नाप सकते हैं और चौड़ाई भी नाप सकते हैं, और कितना पानी इसमें आएगा हम ये भी नाप सकते हैं अगर नापने पे आ जाए तो, है ना। ठीक है, तो सिलेबस की जरूरत हमें किस लिए है, ताकि हम वो जो हमारे पास अथाह समुद्र है, अथाह सागर है ज्ञान का, उसको हम सीमित कर सकें और कम से कम समय में
इतना पढ़ लें कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क आ जाएं। ठीक है। अब सिलेबस की दूसरी जरूरत क्या है, सिलेबस हमें क्या बताता है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे बने, यानी अगर सिलेबस हमको पता चल जाए तो हम अपनी स्ट्रेटजी आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमें सिलेबस में 4 टॉपिक दे दिए गए हैं। पहला है हमारा राजनीतिक सिद्धांत, इसे आप राजनीतिक भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम राजनीतिक सिद्धांत लिख देते हैं क्योंकि ऐसा ऑफिशियल साइट में भी लिखा था। दूसरा आ जाता है इसके बाद तुलनात्मक राजनीति, तीसरा पॉइंट उसने दे दिया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। इसे ही कभी कभी अंतरराष्ट्रीय संबंध भी कह दिया जाता है। और चौथा इसने बता दिया भारतीय लोक प्रशासन, और इसको भी इसने अलग अलग मेंशन कर दिया है कि हाँ राजनीतिक सिद्धांत में आपको सिर्फ इतना 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 पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति में ये पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये पढ़ना है, और भारतीय लोक प्रशासन में फला चीजें पढ़नी है। यानी इससे ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मान लीजिए ये मोटी सी बुक है। ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति अगर लिखी रहेगी तो हमें इस पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे इसने इसके अंदर मेंशन कर दिया कि हमें 10 टॉपिक की, उसने किसी 10 टॉपिक को मेंशन कर दिया, तो अब हम इसमें से उस 10 टॉपिक को निकाल लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। अब ये किताब मेरे लिए मात्र इतनी हो गई, अब मेरे लिए ये काम की नहीं रह गई। सिलेबस ने इतनी मोटी बुक को क्या किया, इतने में बता दिया कि अब आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो सिलेबस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी में हम चर्चा कर रहे थे। स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमको सिलेबस पता चल गया ये ऐसे ऐसे है। अब हमको ये पता चल गया अगर हम इसमें अच्छी पकड़ बना लें, इसमें अगर हम अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो हमारा ये और ये टॉपिक इसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास 4 महीने हैं, अगर हम इसमें सही से 1 महीने दे देंगे, 1 से 1.5 महीने, तो ये हमारा 2 महीने के अंदर तीनों टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है। 2 महीने में इसको तीनों कवर कर लिया और 1 महीने हमने मान लिया इसको अच्छे से दे दिया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको क्लियर कर लिया अच्छे से, अब ये टॉपिक हमारे लिए रटने के विषय नहीं रह गए हैं अभी तक। जब तक ये सिर्फ एक हमारे लिए इसके समान ऐसे, जैसे ये ऐसे हैं वैसे अगर ये भी था, एक टॉपिक की तरह लेते इसको और सबको पैरेलल लेकर चलते तो सब रटना पड़ता हमको, ये भी रटना पड़ता, ये भी रटना पड़ता, ये भी रटना पड़ता, ये भी रटना पड़ता, और बाद में एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता, हम कंफ्यूजन में जो पढ़े होते वो भी गलत करके चले जाते, है ना। तो अगर राजनीतिक सिद्धांत को हमने क्लियर कर लिया तो हमारे ये सारे टॉपिक क्या होंगे, और आसान हो जाएंगे, पढ़ने में और सरल हो जाएगा। ठीक। तो स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिल जाती है। मान लीजिए मैंने मान लिया कि मेरे पास 4 महीने हैं टोटल तैयारी के, 1 महीने में इसको दे दूंगा और बाकी 2 महीने मैंने इसको दे दिए, मेरे टोटल हो गए 3 महीने, और एक महीना मेरा बच रहा है, टोटल हो गए मेरे 3 महीने। अब 1 महीने जो मेरा बच रहा है उसका हम क्या करेंगे, 1 महीने सिर्फ हम क्या करेंगे, रिवीजन। अब हमें पता चल गया है कि हाँ 1 महीने में अगर मैंने राजनीतिक सिद्धांत खत्म कर लिया और 2 महीने मैंने इन तीनों टॉपिक को खत्म कर लिए, तो फिर भी मेरे पास 1 महीना क्या बच जाएगा, रिवीजन के लिए। तो सिलेबस हमारे लिए बहुत काम की चीज है। अगर सिलेबस ना पता हो तो तैयारी बहुत मुश्किल हो जाती है। यही कारण है कि हर एग्जाम का अपना एक सिलेबस होता है, चाहे वो हाई स्कूल का सिलेबस हो, चाहे वो इंटर का सिलेबस हो, चाहे वो आईएएस का सिलेबस हो, और चाहे वो पीजीटी का सिलेबस हो, है ना। तो सिलेबस को याद करना बहुत जरूरी है। सिलेबस ये मान चलिए अगर आप अच्छे कंपटीटर हो तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि सिलेबस आपको मुंजबानी रटा होना चाहिए।
फिर आपको बताने की जरूरत ना पड़ी, आप पढ़ रहे हैं और आपको उसकी जरूरत ना पड़ी कि आपके पास रखा है पेज और आप उसमें से एक एक ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप बुक पढ़ रहे हैं और बुक को पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, प्लेटो आता है कहीं पर, प्लेटो ऐसे विचारक के रूप में है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत की कोई विचारधारा पढ़ रहे हैं और उसमें जैसे ही प्लेटो का जिक्र आता है, आप तुरंत उसको क्या करेंगे, उसको डबल टिक कर लेंगे या सिंगल टिक कर लेंगे, कुल मिला के उसमें एक निशान लगा देंगे, हाँ प्लेटो जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक विचारक के रूप में भी इसका वर्णन यहाँ पर जिक्र हुआ है और राजनीतिक सिद्धांतों में भी इसका वर्णन हुआ है ना। फिर आपको वहां ये टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के पहले सिलेबस को मिलाइए, फिर नहीं, पहले सिलेबस अच्छे से रट लीजिए। अगर आपने सिलेबस अच्छे से रट लिया तो मान चलिए 100 में से 100 में से आप ये मान चलिए 15 से 20%, बहुत ज्यादा अगर बहुत कम देना चाहें तो मान चलिए 15 से 20% आपका काम तुरंत आसान हो जाता है। फिर आपको ये पता चल जाता, अगर आपने सिलेबस रट लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा मुझे क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, आपने सिलेबस देखा, टिक लगा लिया, आपको ये पता चल गया क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस देख के आपने पता क्या लगा लिया, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आपने सिलेबस रट लिया तो आप क्या कर लोगे, क्या नहीं पढ़ना है इसको भी आप शॉर्ट आउट कर लोगे, है ना। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका काम और आसान हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करता है, आपको ये बता देता है जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे आते हैं अपने सिलेबस पर और सिलेबस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, ये एग्ज़ाम जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कराया जाता है और उसी के द्वारा ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसे वैसे तो हम पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं, लेकिन इंटर तक इसे हम नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में सिविक्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नागरिक शास्त्र को यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। पहला है राजनीति सिद्धांत, दूसरा है हमारा तुलनात्मक राजनीति, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और चौथा है भारतीय लोक प्रशासन, जो कि ये है भारतीय लोक प्रशासन। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या क्या मेंशन किया है, और इधर भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। तो चलिए बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा है राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियाँ, राज्य परिभाषा, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, संप्रभुता जिसके अर्थ प्रमुख विशेषता, संप्रभुता के प्रकार, एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत, फिर कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत, कानून और नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, फिर राजनीतिकवाद जिसे हम इज़म भी कहते हैं के अंतर्गत कहता है व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। उसके बाद ये राजनीतिक दर्शन की बात करता है। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत किनको किनको मेंशन किया गया है, प्लेटो को, अरस्तु को, हॉब्स को, लॉक को, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ, ये हैं वेस्टर्न थिंकर। और उसके बाद इंडियन थिंकर के अंतर्गत मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन की बात की गई है। उसके बाद आता है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत संघवाद के अंतर्गत संघवाद के प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, व्यवस्थापिका की संरचना, कार्यपालिका की संरचना, अधिकार एवं स्थिति,
न्यायपालिका की संरचना, कार्य एवं स्वतंत्रता, नौकरशाही, कार्य, महत्व, प्रतिबद्धता एवं तटस्थता, निर्वाचन पद्धति की समस्याएं एवं समाधान, राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा लोकमत। उपर्युक्त अवधारणाओं का अध्ययन इन्होंने किसके किसके संदर्भ में करने को कहा है? भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस एवं चीन के संदर्भ में। यानी जो उपर्युक्त तुलनात्मक राजनीति में जितना इन्होंने संघवाद से लेकर लोकमत तक इन्होंने जो वर्णन किया है, ये किस संदर्भ में पढ़ना है आपको? भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन के संदर्भ में इसका अध्ययन करना है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा इन्होंने की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सिद्धांत एवं व्यवहार, या जो 2 टॉपिक हैं उसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है? सिद्धांत एवं व्यवहार की प्रमुख अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और मुख्य प्रवृत्तियों में शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य, असंलग्नता आंदोलन, जिसे हम नाम के नाम से इसको जानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन की बात करता है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके अभिकरण, आसियान, सार्क, और प्रमुख मुद्दे जिसके अंतर्गत निशस्त्रीकरण, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण सहयोग, तृतीय विश्व अवधारणा यानी तृतीय विश्व की अवधारणा एवं उनकी समस्याएं, विदेश नीति के अंतर्गत इन्होंने किन की चर्चा की है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। यानी विदेश नीति आपको किसकी पढ़नी है? भारत, अमेरिका, रूस और चीन की। फिर बात करता है ये भारतीय लोक प्रशासन। भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांत एवं व्यवहार, जिसके अंतर्गत प्रशासकीय व्यवहार के अंतर्गत निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, निगम एवं स्वतंत्रता नियामकीय आयोग, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही भर्ती, प्रशिक्षण पदोन्नति, प्रशासन में सच्चरित्रता, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायकीय कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण, प्रशासकीय सुधार। ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस पीजीटी, या जिसे हम नागरिक शास्त्र कह सकते हैं, पीजीटी का पूरा सिलेबस है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।